हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत जिसे कहते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत। इससे पहले क्लास में अपन ने कूलॉम का नियम पढ़ा है, जिसकी सहायता से दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना की जा सकती है। यदि आवेश दो से अधिक हो, अर्थात आवेशों का यदि कोई निकाय है, तो आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अध्यारोपण के सिद्धांत का कथन क्या है, इसकी बात करें तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार कथन देखिए सबसे पहले इसका स्टूडेंट, इस सिद्धांत का कथन है। इस सिद्धांत के अनुसार आवेशों के निकाय के कारण आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाला विद्युत बल प्रत्येक आवेश द्वारा उसे आवेश विशेष पर लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसके अनुसार आवेशों के निकाय के कारण निकाय में उपस्थित किसी आवेश विशेष पर लगने वाला जो परिणामी विद्युत बल है, उस परिणामी विद्युत बल का मान उस निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा उस आवेश विशेष पर लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात इस नियम के अनुसार लिखा जा सकता है, आवेशों के निकाय के कारण परिणामी बल F का जो मान है वो लिखा जा सकता है उस निकाय के प्रत्येक आवेश द्वारा उस आवेश विशेष पर लगने वाले विद्युत बल के सदिश योग के बराबर। अर्थात F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू Fn, यदि nवा आवेश n आवेशों का यदि कोई निकाय है, तो उस n आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाला जो परिणामी विद्युत बल है, उस परिणामी विद्युत बल का जो परिमाण है वो इस समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसकी सहायता से अपन आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाले विद्युत बल की गणना कर सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास एक आवेशों का निकाय है, आवेशों के निकाय में n आवेश उपस्थित है, क्रमशः Q1, Q2, Q3 और nवा आवेश यहाँ पर मान लिया अपन ने Qn के रूप में, जो यहाँ पर इस xy तल में स्थित है। xy तल में यहाँ पर एक निर्देश तंत्र या कोई xy तल में यहाँ पर कोई निकाय स्थित है जिसमें n आवेश उपस्थित है। इन आवेशों की मूल बिंदु से दूरी अर्थात उनकी जो स्थिति सदिश है वो यहां पर
क्रमशः सदिश R1, सदिश R2, सदिश R3 और सदिश Rn के रूप में माने जा सकते हैं। इसी निकाय में कोई nवां आवेश उपस्थित है, इसी निकाय में एक nवां आवेश ले रहे हैं अपन, सॉरी इसी निकाय में एक आवेश विशेष ले रहे हैं। मान लो ये आवेश विशेष Q नोड है। इस Q नोड पर इस निकाय के कारण लगने वाले विद्युत बल की गणना करनी है। इसके लिए Q1 आवेश, Q2 आवेश, Q3 आवेश और Qn आवेश, इनकी से परीक्षण आवेश जो दूरियां हैं वो मान लो R नोड 1, R नोड 2, R नोड 3 और R नोड n के रूप में। Q1 आवेश Q नोड के ऊपर विद्युत बल आरोपित करेगा। कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश है जिनके मध्य विद्युत बल आरोपित होगा। तो यहां पर मान लो इनके कारण उत्पन्न विद्युत बल F1 है जो इस दिशा में। इसी प्रकार Q2 के कारण विद्युत बल F2, Q3 के कारण विद्युत बल F3 और nवें आवेश के कारण जो विद्युत बल है वो Fn के रूप में यहां पर स्टूडेंट अपन ने मान लिया। तो यहां पर इस बिंदु P पर स्थित जो परीक्षण आवेश है Q नोड, इस परीक्षण आवेश Q नोड पर लगने वाला आवेश निकाय के कारण लगने वाला परिणामी बल इन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। तो यहाँ पर कूलॉम के नियम के अनुसार F1, F2, F3 और Fn का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर कूलॉम के नियम से F1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q नोड बटे में R नोड 1 का स्क्वायर R नोड 1 कैप। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल कूलॉम के नियम के अनुसार। इसी प्रकार F2 की बात करें तो F2 बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q2 Q नोड बटे में R नोड 2 का होल स्क्वायर R नोड 2 कैप। इसी प्रकार nवें आवेश के कारण Fn बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Qn Q नोड बटे में R नोड n का स्क्वायर R नोड n कैप। तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार इस परिणामी बल की गणना की जा सकती है। अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या लिखे हैं यहाँ पर, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, परिणामी विद्युत बल का मान F बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू डैश डैश Fn। F1 F2 F3 Fn के मान अपन ने ज्ञात किए। तो यहां से F बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q नोड बटे में R नोड 1 का स्क्वायर R नोड 1 कैप। F2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q2 Q नोड बटे में R नोड 2 का होल स्क्वायर R नोड 2 कैप अप टू डैश डैश nवें आवेश के कारण कितना हो जाएगा, 1/4 पाई nवें आवेश के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Qn Q नोड बटे में R नोड n का होल स्क्वायर R नोड n कैप। तो यहाँ पर समीकरण के अंतर्गत देखा जाए तो क्या है, Q नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड कॉमन आ रहा है सब में। तो यहाँ से प्रत्येक पद में से Q नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड कॉमन ले लें तो अंदर क्या बच गया स्टूडेंट, पहले पद में तो क्या बच गया, Q1 बटे में R नोड 1 का होल स्क्वायर R नोड 1 कैप। दूसरे पद में Q2 बटे में R नोड 2 का स्क्वायर R नोड 2 कैप।
अप टू nवें पद में qn बटे में r नोड n का होल स्क्वायर r नोड n कैप। तो यहां पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर q नोड अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड सिग्मा qi बटे में r नोड i का होल स्क्वायर r नोड i कैप और i का मान 1 to n। तो यहां पर इस समीकरण की सहायता से आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना की जा सकती है। यहां पर प्रत्येक पद में आवेश और दूरी के वर्ग का अनुपात इसे सिग्मा के रूप में लिखा है मैंने अंतिम पद में। तो यहाँ पर इस समीकरण को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, आवेश के निकाय के कारण आवेशों के समूह के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल का मान इस समीकरण से या सिग्मा के रूप में समेशन ऑफ के रूप में इसे लिखा जाए तो F बराबर ये लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो टॉपिक था अपना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जिसकी सहायता से अपन दो या दो से अधिक आवेश, जरूरी नहीं कि आवेशों का समूह, दो से अधिक आवेश, 3 आवेश हो, 4 आवेश हो, 5 आवेश हो, यदि दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं तो दो से अधिक आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करने के लिए अपन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का उपयोग करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत बहुल आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की गणना इसी सिद्धांत की सहायता से की जा सकती है। क्लियर देयर स्टूडेंट? यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत अच्छी तरह समझ में आया। अब यहाँ पर इस सिद्धांत का उपयोग कैसे कर रहे हैं अपन, कैसे दो से अधिक आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान अपन ज्ञात कर रहे हैं, इसका एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखा जाए तो यहाँ पर एग्जाम्पल जिसमें अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा है। अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने अभी पढ़ा है, तो इसी सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक एग्जाम्पल अपने पास एग्जाम्पल देखा जाए तो यहां पर यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई L है, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश स्थित है। समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर स्थित Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो ये अपने पास एक एग्जाम्पल है जिसमें अपने को यहां पर दिया हुआ है एक L लंबाई की भुजा का समबाहु त्रिभुज है। उस समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश स्थित है और वहां पर उस समबाहु त्रिभुज के केंद्रक पर कोई कैपिटल Q आवेश स्थित है। तो इस कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला विद्युत बल कितना होगा, इसका आकलन यहां पर अपने को करना है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हुए इसको सॉल्व करें अपन। तो यहां पर अपने को क्या दिया हुआ स्टूडेंट, समबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज की रचना करें। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई एक समान और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। L लंबाई की भुजा का ये समबाहु त्रिभुज ABCD जिसके प्रत्येक शीर्ष पर समान आवेश है Q, इसके प्रत्येक शीर्ष पर यह आवेश Q स्थित है। इसे समबाहु त्रिभुज का केंद्रक, समबाहु त्रिभुज का केंद्रक उसके तीनों शीर्षों का जो कटान बिंदु है वो इसका केंद्र है। ये केंद्रक O है और यहाँ पर Q आवेश स्थित है। केंद्रक O है, एक यहाँ पर क्या स्थित है, केंद्रक पर आवेश Q स्थित है। तो इस बिंदु O पर
स्थित इस आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अपने को ज्ञात करना है। तो यहां पर इससे पहले अपन देखें तो प्रत्येक आवेश से संभव त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की जो दूरी होती है वो एक समान है, और इस एक समान दूरी का मान समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक की दूरी, इसकी दूरी होती है स्टूडेंट कितनी, भुजा बटे वे √3। यहां पर भुजा कितनी दी हुई है L, तो L बटे वे √3 इस समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से केंद्रक की दूरी है। अब यहां पर इसके शीर्ष पर A आवेश स्थित है, तो आवेश A स्थित है, तो इस बिंदु A पर Q आवेश स्थित है, तो यहां पर इस कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल F1 इस दिशा में होगा प्रतिकर्षणात्मक के रूप में। बिंदु B पर स्थित आवेश Q है, इसके कारण लगने वाला बल F2 मान लो, और बिंदु C पर स्थित आवेश के कारण लगने वाला बल F3 के रूप में मान। क्लियर दैट? तो यहां पर प्रत्येक आवेश का मान समान है, ठीक है, और प्रत्येक आवेश की केंद्रक से जो दूरी है वो समान है। इसका मतलब इन दो आवेशों के मध्य लगने वाला विद्युत बल भी क्या होगा, समान होगा, क्योंकि कूलॉम के नियम के अनुसार विद्युत बल का मान जो है वो आवेशों के बीच की दूरी और आवेशों के परिमाण पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर परिमाण भी समान है, दूरी भी समान है, तो उस अवस्था में प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाले बल की बात करें तो यहीं पर देखें प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाला विद्युत बल, प्रत्येक आवेश द्वारा लगने वाला विद्युत बल F1 का परिमाण F2 के बराबर, F2 का परिमाण F3 के बराबर, और तीनों बल यहां पर समान होंगे, जिनका मान कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे वे L/√3 का होल स्क्वायर, या फिर इसे लिखा जा सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3 का स्क्वायर करेंगे 3, और ये ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 3Q/L²। इन तीनों बलों का जो परिमाण है वो इतना रहेगा, ठीक है। अब यहां पर इस केंद्रक पर लगने वाला परिणामी बल देखें, तो परिणामी बल का मान ज्ञात करने के लिए देखें तो इन बलों के बीच में जो बनने वाला कोण है वो 120 डिग्री, अर्थात यहां पर देखा जाए तो बिंदु O, ये बिंदु O है, इसमें F1 इस दिशा में लग रहा है, F2 इस दिशा में लग रहा है, F3 इस दिशा में लग रहा है, और इनके बीच में बनने वाला जो कोण है वो कितना है 120 डिग्री, सभी में समान। तो यहां पर यदि अपन सदिश योग के समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करें तो यहां पर एक परिणामी बल है F1 F23, इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। कितना हो जाएगा समांतर चतुर्भुज नियम से क्या हो जाएगा F23, जो अपन ने माना उदाहरण के तौर पर परिणामी बल 2 और 3 F2 और F3 का जो परिणामी बल है वो F23 मान लिया अपन ने, जिसका मान समांतर चतुर्भुज नियम से सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, जिसके अनुसार F2 का होल स्क्वायर F3 का स्क्वायर प्लस 2F2 F3 cos 120 डिग्री। तो यहां पर F23 बराबर लिखा जा सकता है कितना, F23 का परिमाण ज्ञात कर रहे हैं स्टूडेंट अपन, तो यहां पर F2 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर और 2f2 का स्क्वायर और cos 120 का मान -1/2, क्योंकि यहाँ पर f2 का परिमाण और f3 का जो परिमाण है वो क्या है, बराबर है। दोनों परिमाण यदि बराबर है तो उस अवस्था में यहाँ पर f3 के स्थान पर भी f2 पुट कर दिया, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा, 2f2 स्क्वायर और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 2f2 का स्क्वायर माइनस f2 का स्क्वायर, तो कितना बच गया स्टूडेंट, यहाँ पर क्या बच गया, f2, केवल f2 बच गया, जिसका परिमाण f1 के बराबर है, f1 के परिमाण के बराबर है। यहाँ पर देखा जाए तो f1 और f2 दोनों यहाँ पर परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो उस अवस्था में अतः केंद्रक पर स्थित आवेश पर लगने वाला परिणामी बल F बराबर F1 माइनस F2, तो यहां पर परिणामी बल कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि दोनों बल यहां पर परिमाण में समान है। यहां पर अपन ने लिखा है परिमाण में समान है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो इस केंद्रक पर अर्थात संभव त्रिभुज के केंद्रक O पर इन तीनों आवेशों का लगने वाला जो परिणामी बल है उस परिणामी बल का मान 0 होगा। तो यहाँ पर अध्यारोपण के सिद्धांत की सहायता से अपन ने एक एग्जांपल देखा। तो आज का टॉपिक था अपना अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसकी सहायता से अपन ने आवेशों के निकाय के कारण किसी आवेश विशेष पर लगने वाले परिणामी बल की गणना की। आज की क्लास के लिए इतना स्टूडेंट, धन्यवाद।